नमस्कार। आज की वीडियो में स्टूडेंट्स आपका हार्दिक स्वागत। हम लोग अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के बारे में पढ़ रहे हैं और इसी क्रम में आज हम पढ़ेंगे अपना चैप्टर 5 राष्ट्रीय शक्ति, इसके अर्थ, तत्व और सीमाएं, नेशनल पावर, मीनिंग, एलिमेंट्स एंड लिमिटेशंस। आधुनिक प्रवृत्ति जो है वो अंतर्राष्ट्रीय व्यवहार को शक्ति के आधार पर समझने की रही है। प्रत्येक राष्ट्र के द्वारा अगर हम कहें अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में संपन्न किया गया प्रत्येक कार्य प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शक्ति प्राप्त करने, उसका प्रदर्शन करने और शक्ति की अभिवृद्धि करने से संबंधित रहता है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की एक ही परिभाषा मानी जाती है, शक्ति के लिए संघर्ष। यानी जो कुछ है, शक्ति से हमारा तात्पर्य क्या है? उस शक्ति से जिसे मनुष्य अन्य मनुष्यों के मस्तिष्क एवं कार्यों पर प्रयुक्त करता है। तो ये तो बात हुई एक व्यक्ति की शक्ति की। जब वही व्यक्ति की शक्ति जो है वो वृहद स्तर पर आ जाती है, तब हम उसे राष्ट्र शक्ति के रूप में जानते हैं। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के विद्वानों ने राष्ट्रीय शक्ति को एक बहुत ही बड़ा केंद्र बिंदु माना है, जिसके चारों ओर विदेश नीति के विभिन्न पहलू चक्कर काटते रहते हैं। मॉर्गेनथाउ के अनुसार राष्ट्रीय शक्ति राष्ट्र की वह शक्ति है जिसके आधार पर कोई व्यक्ति दूसरे राष्ट्र के कार्यों, व्यवहारों और नीतियों पर प्रभाव और नियंत्रण रखने की चेष्टा करता है। यह राष्ट्र की वह क्षमता है जिसके बल पर वह दूसरे राष्ट्रों से अपनी इच्छा के अनुरूप कोई भी कार्य करवा लेता है। यानी वह शक्ति जिसके आधार पर एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र के कार्यों, व्यवहारों और नीतियों पर नियंत्रण रखता है, और यह अपने आप में राष्ट्र की वो क्षमता होती है जिसके आधार पर कोई राष्ट्र दूसरे राष्ट्र से अपनी मन मर्जी का कार्य करवा ले सकता है। राष्ट्रीय शक्ति मूल रूप से सैनिक शक्ति ही है, लेकिन शक्ति की रचना में अन्य तत्व भी कार्य करते हैं और इसीलिए शक्ति के घटक तत्व भी कहे जा सकते हैं। पामर और परकिंस ने राष्ट्रीय शक्ति के तत्वों को दो भागों में विभाजित किया है, गैर मानवीय और मानवीय। गैर मानवीय तत्वों में भूगोल और प्राकृतिक साधनों को शामिल किया गया है, जबकि मानवीय तत्वों में जनसंख्या, तकनीकी ज्ञान, विचारधाराएं, मनोबल, नेतृत्व को शामिल किया गया है। तो हम यहाँ पर राष्ट्रीय शक्ति के तत्वों में सबसे पहले पढ़ेंगे भूगोल। राष्ट्रीय शक्ति के महत्वपूर्ण तत्वों में भूगोल को माना गया है, इसे स्थायी तत्व के रूप में भी माना गया है। जो भूगोल मूलक राजनीति के समर्थक विद्वान हैं, उनका कहना है कि शक्ति का मुख्य अवयव भूगोल है और किसी राष्ट्र की जड़ उस राष्ट्र के भूगोल में ही होती है। भूगोल राष्ट्रों की शक्ति के लिए आधारभूत ढांचा प्रस्तुत करता है और इसके कई घटक तत्व हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं, क्षेत्रफल, जलवायु, स्थलाकृति और अवस्थिति। राष्ट्रीय भूमि का आकार जो होता है वो अपने आप में शक्ति का तत्व है। जितना ज़्यादा जिस देश का आकार होगा उसकी सुरक्षात्मक शक्ति उतनी ही अधिक मानी जाती है। क्षेत्र के विस्तृत होने से राष्ट्र में दो प्रकार की अभिवृद्धि होती है। एक पहली क्या होती है, बड़े क्षेत्र वाला राष्ट्र जो होता है वो अधिक जनसंख्या को संभाल सकता है, और दूसरा प्राकृतिक संपदा भी उसके पास अधिक और अनेक प्रकार की हो सकती है। राष्ट्र का जो बड़ा आकार होता है वो उसे निश्चित रूप से सैनिक लाभ भी पहुंचाता है। जैसे कि हम सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद में विश्व की स्थिति का अवलोकन करें तो दो महानतम शक्तियां अमेरिका और रूस, दोनों के क्षेत्रफल बहुत बड़े, और बड़े क्षेत्रफल वाले जो देश होते हैं उनको महाशक्ति का दर्जा मिलने की संभावना अधिक रहती है बजाय छोटे क्षेत्रफल वाले राष्ट्रों के। लेकिन इसका तात्पर्य यह नहीं कहा जा सकता कि राष्ट्रों का आकार उसकी शक्ति के निर्माण के लिए पर्याप्त है। जब हम बड़े क्षेत्रफल की आवश्यकता पर बल देते हैं तो हमारा तात्पर्य यही है कि क्षेत्रफल उपयोगी होना चाहिए। जैसे कि ब्राज़ील का जंगलों से भरा हुआ क्षेत्र, रेगिस्तान से भरा हुआ ऑस्ट्रेलिया या जमे हुए बर्फ का वीरान क्षेत्रों वाला कनाडा अगर
क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो ये बहुत बड़े राष्ट्र हैं, लेकिन राष्ट्रीय शक्ति में इनके क्षेत्रफल से कोई वृद्धि नहीं हुई है। कनाडा और ब्राज़ील आकार की दृष्टि से अगर देखें तो तीसरे और चौथे नंबर के राष्ट्र हैं, लेकिन शक्ति की दृष्टि से ये बहुत ही पिछड़े हुए राष्ट्र हैं। तो हम कह सकते हैं कि विशाल क्षेत्रफल या आकार से कोई राष्ट्र शक्तिशाली नहीं होता। सहारा जैसे विशाल आकार वाले रेगिस्तानी राष्ट्र से तो जापान और बेल्जियम जैसे राष्ट्र ज़्यादा शक्तिशाली हैं, जो कि आकार में कम है। दूसरा आता है जलवायु। जलवायु जो है वो भी प्रभावशाली भौगोलिक तत्व है, जिसका देश के उत्पादन, सार्वजनिक स्वास्थ्य और चरित्र पर व्यापक प्रभाव पड़ता है। भूगोल मूलक राजनीति के विद्वानों का तो ये भी कहना है कि कोई भी राष्ट्र महाशक्ति बनने की आकांक्षा केवल तभी कर सकता है जबकि उसकी जलवायु समशीतोष्ण हो। यह भौगोलिक तथ्य है कि आज के सभी शक्तिशाली राष्ट्र जो हैं वो शीतोष्ण कटिबंध में हैं, यानी उत्तरी गोलार्ध के जितने भी राष्ट्र हैं जिनको शीतोष्ण कटिबंध में जो आते हैं, ये सारे के सारे राष्ट्र जो हैं वो शक्तिशाली राष्ट्रों की श्रेणी में आते हैं। चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो यूरोप के राष्ट्र हों, रूस हो, जापान हो, कोई सा भी राष्ट्र हो, अपने आप में ये शक्तिशाली राष्ट्र कहे जाते हैं। कारण है ठंडे जलवायु वाले देशों के लोग होते हैं वो गर्म जलवायु वाले देशों के लोगों की अपेक्षा अधिक परिश्रमी और कर्मठ होते हैं। इसीलिए ये माना जाता है कि जलवायु का प्रभाव जो है वो किसी राष्ट्र की शक्ति के निर्माण में अपनी भूमिका निभाता है। अगला इसी में आता है स्थलाकृति। किसी राष्ट्र की शक्ति को निर्धारित करने में उसके स्थल की आकृति भी आवश्यक होती है। जैसे नदियों, पर्वतों या समुद्रों से घिरे हुए जो राष्ट्र होते हैं वो अधिक सुरक्षित होते हैं, क्योंकि जिनकी सीमाएं प्राकृतिक नहीं होती उनकी अपेक्षा अधिक सुरक्षित होते हैं। जिन राष्ट्रों के मध्य में पर्वत या नदी या समुद्र की प्राकृतिक सीमा होती है उनमें लगभग सीमा संबंधी कोई विवाद या तनाव नहीं होते। हालांकि आज स्थलाकृति का महत्व पहले जैसा नहीं रहा है। कोई भी सीमांत दुर्गम नहीं है यदि वहाँ रक्षक सेनाएं नहीं हो। जैसे कि तिब्बत, जो कि अगम्य माना जाता था, जहाँ किसी का पहुँचना बहुत मुश्किल था, चीन के संचार परिवहन से वो भी पराजित हो गया। इसी तरीके से 1962 में भारत पर चीनी आक्रमण के समय जो हिमालय की पर्वत श्रृंखलाएं थीं वो महत्वहीन सिद्ध हो गई। तो हम कह नहीं सकते कि केवल जो प्राकृतिक दृष्टि से जो स्थलाकृति है उनके होने से किसी प्रकार से राष्ट्रीय शक्ति में कोई अभिवृद्धि होती है। अगला आता है अवस्थिति। एक देश की अवस्थिति जो है वो वहाँ की राजनीति और युद्ध कौशल का निर्धारण करने में अपनी भूमिका निभाती है। किसी भी राष्ट्र की जलवायु इस बात पर निर्भर करती है कि उसकी अवस्थिति भूमध्य रेखीय है अथवा विषुवत रेखीय, यानी अथवा इन दोनों के बीच में है। यह राष्ट्र की अवस्थिति पर निर्भर करता है कि यहाँ क्या उत्पादन हो सकता है, कौन से खनिज मिल सकते हैं। ब्रिटेन, फ्रांस, संयुक्त राज्य अमेरिका, जो कि अटलांटिक महासागर पर अवस्थित होने का बहुत बड़ा लाभ इन्हें मिला है। यूरोप के महाद्वीप से अटलांटिक महासागर के द्वारा पृथक होने के कारण अमेरिका जो है वो विशाल सेनाएं और समुद्री बेड़े रखे बिना अपना आर्थिक विकास भी कर सका है। अवस्थिति और विदेश नीति में घनिष्ठ संबंध रहा है। राष्ट्र की अवस्थिति का राष्ट्रीय शक्ति पर किसी न किसी रूप में अनुकूल या प्रतिकूल प्रभाव अवश्य पड़ता है। अवस्थिति से स्पष्ट होता है कि कोई राष्ट्र किस प्रकार की विदेश नीति को अपनाएगा। फिर भी स्थिति एक सापेक्ष तत्व है। जैसे कि इंडोनेशिया चारों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है लेकिन कभी भी नौसैनिक शक्ति नहीं रहा। भारत के पास पर्याप्त समुद्र है फिर भी उसकी नौसेना पर्याप्त विकसित नहीं हो पाई है। तो अगर आज के संदर्भ में देखा जाए तो भूगोल जो है वो राष्ट्रीय शक्ति के रूप में इसका महत्व जो है वो प्रतिदिन कम होता जा रहा है। आधुनिक विचारक जो हैं वो
भूगोल मूलक राजनीति के महत्व को स्वीकार नहीं करते हैं और उनका मानना है कि राजनीतिक भूगोल क्रांतिकारी परिवर्तनों के संधि स्थल पर आकर खड़ा हो गया है। वैज्ञानिक और प्राविधिक आविष्कारों ने भूगोल के महत्व को कम कर दिया है। आणविक जो शस्त्र हैं, प्रक्षेपास्त्र जो है, पनडुब्बियां, इनसे अवस्थिति का महत्व जो है वो कम हो चुका है। फिर भी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में राष्ट्रीय शक्ति के तत्व के रूप में भूगोल के महत्व को नकारा नहीं जा सकता। भूगोल का किसी राष्ट्र के सामर्थ्य पर प्रभाव पड़ता है कि वह अन्य राष्ट्रों से अनुनय कर सके और उन्हें पुरस्कृत या दंडित कर सके। इसी क्रम में राष्ट्रीय शक्ति के तत्वों में हम दूसरा पढ़ेंगे, प्राकृतिक संसाधन। जब हम प्राकृतिक संसाधनों के महत्व पर चिंतन करते हैं तो हमारी यह मान्यता नहीं है कि एक राष्ट्र जिसका भूभाग प्राकृतिक साधनों की संपदा से संपन्न हो तो अंतर्राष्ट्रीय रंगमंच पर महत्वपूर्ण भूमिका के निभाने के योग्य बनता है। प्राकृतिक साधन किसी भी राष्ट्र की पूंजी माने जा सकते हैं। प्राकृतिक संसाधन प्रकृति के द्वारा प्रदत्त उपहार भी कहे जाते हैं। कच्चे माल, खनिज पदार्थ, औद्योगिक शक्ति के साधन, खाद्य पदार्थ और कृषि उत्पादन को प्राकृतिक संसाधन कहा गया है। खाद्य सामग्री जैसे कि कपास, रबड़, लकड़ी, लुगदी, छाले, बांस, ऊन, तेल, समूर, हाथी दांत, ये प्रमुख हैं। वह राष्ट्र जो खाद्यान्न के विषय में स्वावलंबी होता है तो उस राष्ट्र की अपेक्षा लाभपूर्ण स्थिति में होता है जो कि स्वावलंबी नहीं होते, जिसे अपने लिए खाद्य पदार्थ आयात करने पड़ते हैं या फिर जो भूखों मरते हैं। अमेरिका जैसे देश को अपनी राष्ट्रीय शक्ति व वैदेशिक नीतियों के प्राथमिक लक्ष्यों से हटना कभी भी नहीं पड़ा, क्योंकि अमेरिका जो है वो अन्न के मामले में आत्मनिर्भर रहा है। वह निश्चित नीतियों का अनुसरण बहुत सफलतापूर्वक कर सकता है और उसे इस बात की भी चिंता नहीं रहती है कि उसकी जनता युद्ध में भूखों मरेगी। इसके विपरीत अन्य जो राष्ट्र जहाँ पर खाद्य सामग्री की कमी रहती है, वहाँ एक बार का उस राष्ट्र को सोचना पड़ता है कि अगर लंबे समय तक युद्ध की स्थिति रहेगी तो उसके यहाँ के लोग जो हैं वो भूखों मर जाएंगे। इसी तरीके से प्राकृतिक संसाधनों में आता है कच्चा माल। आधुनिक सैनिक बल के लिए अनेक प्रकार के कच्चे माल की आवश्यकता होती है। युद्ध संचालन के बढ़ते हुए यंत्रीकरण के कारण राष्ट्रीय शक्ति युद्ध तथा शांति के समय में कच्चे माल के नियंत्रण पर अधिक से अधिक अवलंबित होती जा रही है। यह कोई आकस्मिक घटना नहीं है कि शक्तिशाली राष्ट्र अमेरिका, रूस आधुनिक औद्योगिक उत्पादन के लिए आवश्यक कच्चे माल के स्वामित्व में आत्मनिर्भर हो चुके हैं। यदि कुछ कच्चा माल उनके पास नहीं है तो कम से कम उनके स्रोतों की पहुंच पर उनका नियंत्रण देखा जा सकता है। कच्चे माल की दृष्टि से अगर हम देखें तो दुनिया के लगभग राष्ट्र जो हैं वो एक दूसरे से अलग हैं। युद्ध संचालन के यंत्रीकरण के साथ साथ कच्चे माल का अन्य कच्चे माल के ऊपर महत्व बढ़ता जा रहा है। एक समय जब कोयले का बहुत महत्व था, आज पेट्रोल और यूरेनियम का महत्व बढ़ गया है। तो समय के साथ राष्ट्रीय शक्ति के निर्धारण में अलग अलग रूप से कच्चे माल की भी अपनी अलग भूमिका देखी जा सकती है। अगर हम खनिज भंडार की दृष्टि से देखें तो अमेरिका, रूस की स्थिति जो है वो अत्यंत ही सुदृढ़ कही जा सकती है और हम कह सकते हैं कि इन राष्ट्रों की शक्ति भी अपरिमित है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में संसाधनों का जो विषम वितरण है वो विभिन्न राष्ट्रों को जहां एक और संशोधित नीतियां अपनाने की प्रेरणा देता है, वहीं प्राकृतिक संसाधन और कच्चा माल युद्ध करने की योग्यता व राजनीतिक स्थिति को भी प्रभावित करता है। हम सब इस बात को अच्छे से जानते हैं कि तेल की कमी से हिटलर को सबसे ज़्यादा परेशानी हुई। इसी तरीके से अर्जेंटीना के गोमांस और श्रीलंका की रबड़ का ध्यान रख
रखकर ही अन्य राष्ट्रों के द्वारा उनके साथ संबंध बनाए गए हैं। तो कोई भी राष्ट्र किसी दूसरे राष्ट्र के साथ संबंध तब जोड़ता है जब उसे वहाँ से कोई प्राकृतिक संसाधनों का लाभ मिलता हो। तो अगर किसी राष्ट्र में प्राकृतिक संसाधनों की विपुलता है तो निश्चित रूप से हर शक्तिशाली राष्ट्र जो है वो उस राष्ट्र से मैत्री संबंध बनाने की चेष्टा करता है। अगला राष्ट्रीय शक्ति का तत्व है जनसंख्या। बड़ी जनसंख्या जो होती है वो सैनिक और आर्थिक दृष्टि से किसी राष्ट्र की शक्ति में अभिवृद्धि करती है। प्रथम श्रेणी के जो सैनिक या शक्तिशाली राष्ट्रों के लिए हम कह सकते हैं कि विशाल जनसंख्या का होना आवश्यक होता है। विशाल जनसंख्या से बड़ी फौजें, श्रमिक, श्रेष्ठ व्यक्तियों के चयन की सुविधा भी रहती है। किसी राष्ट्र के आर्थिक उत्पादन का परिणाम अनेक कारकों में से इस एक कारक पर भी निर्भर करता है कि उस देश के पास श्रमिक बल या मजदूर वर्ग कितना है, जो कि अर्थव्यवस्था के लिए आवश्यक है। यदि दो राष्ट्रों की वैज्ञानिक प्रगति, तकनीकी विकास, औद्योगिक स्तर, अन्य शक्ति तत्व समान हों तो विशाल जनसंख्या सदैव राष्ट्र की शक्ति बढ़ाने में सहायक होगी। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि जहाँ अधिक जनसंख्या वाला राष्ट्र है उससे राष्ट्र की शक्ति में अभिवृद्धि होती है, और राष्ट्र शक्ति के हालांकि अभिवृद्धि के साथ राष्ट्र के विकास में भी बाधाएं भी आती हैं। यदि जनसंख्या बहुत ज़्यादा है तो जनसंख्या के पोषण के लिए व्यवस्थाएं नहीं हो पाती हैं, जिससे समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। और जो महत्वपूर्ण चीज़ होती है कि जहां जनसंख्या ज़्यादा होती है वहां पर राष्ट्रीय एकता की कमी देखी जा सकती है और खाद्यान्न की भी कमी को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। तो अधिक जनसंख्या राष्ट्र शक्ति के निर्माण में सहायक होती है, वहीं अधिक जनसंख्या राष्ट्र की एकता के लिए घातक भी सिद्ध होती है। अगला आता है तकनीकी। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में अगर हम देखें तो कृषि, उद्योग, चिकित्सा, शासन, शिक्षा, संचार, अर्थव्यवस्था, युद्ध संचालन में तकनीकी शोधों का प्रभाव देखा जा सकता है। प्राचीन काल से तकनीक ने राष्ट्रीय शक्ति की स्थिति के निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, और ये माना गया है कि तकनीकी ज्ञान की दृष्टि से कोई भी राष्ट्र जितना आगे बढ़ता है उतना ही उसकी शक्ति में अभिवृद्धि होती है। तकनीकी विकास से राष्ट्रीय शक्ति अनेक रूपों में प्रभावित होती है। तकनीकी प्रगति राष्ट्र के स्वरूप को पूर्णतः बदल देती है। परंपरावादी समाज जो है वो आधुनिक और प्रगतिशील बन जाता है। राष्ट्रों की शक्ति की स्थिति में परिवर्तन आ जाता है। आक्रमणकारी शक्ति बढ़ जाती है। आर्थिक, सामाजिक क्षेत्र में परिवर्तन आ जाता है, और ये कहने की कतई आवश्यकता नहीं महसूस होती कि अपनी तकनीकी प्रगति के कारण आज अमेरिका, रूस, इनकी गणना महाशक्तियों में होती है। तकनीकी प्रगति के 3 क्षेत्र जो हैं वो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को सबसे ज़्यादा प्रभावित कर रहे हैं: सैनिक तकनीक, औद्योगिक तकनीक और संचार तकनीक। यानी सैनिक क्षेत्र में जो तकनीकों का विकास हुआ है वो औद्योगिक क्षेत्र में जो औद्योगिकरण की नीति को अपनाया गया है, और संचार प्रौद्योगिकी यानी आवागमन के जो आधुनिक साधनों का इस्तेमाल किया गया है राष्ट्रीय स्तर पर, उससे किसी भी राष्ट्र की शक्ति इतनी अधिक मजबूत हुई है कि वह अपने आप में एक शक्ति निर्धारक के रूप में भूमिका का निर्वहन कर रहा है। अगला तत्व आता है विचारधारा। विचारधारा राष्ट्रीय शक्ति का एक तत्व है। आज संपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय राजनीति विचारधारा के आधार पर अगर हम कहें तो लोकतांत्रिक और साम्यवादी गुटों में विभाजित है। सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद में जब पूरा विश्व 2 गुटों में बटा हुआ था,
एक तरफ अमेरिका और दूसरी तरफ सोवियत संघ। तो अमेरिका जहां लोकतांत्रिक विचारधारा का समर्थक रहा, वहीं सोवियत संघ जो है वो साम्यवादी विचारधारा का समर्थक रहा। इन विचारधाराओं ने अलग अलग गुटों का निर्माण किया। न सिर्फ राजनीतिक गुट बल्कि सैनिक आर्थिक गुटों का भी निर्माण हुआ। इन विचारधाराओं ने राष्ट्रों को जोड़ने का कार्य किया, यानी जो साम्यवादी विचारधारा के समर्थक राष्ट्र थे वो सब साम्यवादी गुट में शामिल हो गए, और जो लोकतांत्रिक विचारधारा के समर्थक राष्ट्र थे, पूंजीवादी विचारधारा के समर्थक थे, वो अमेरिका के गुट में शामिल हो गए। इस प्रकार विचारधारा जो है वो राष्ट्रों के बीच समर्पण की भावना को उत्पन्न करती है, समुदाय की भूमिका पर बल देती है और व्यक्ति की भूमिका को गौण बना देती है। विचारधारा सरकार को अपने नागरिकों का समर्थन प्राप्त करने में भी मदद करती है। अगला तत्व है राष्ट्रीय चरित्र। किसी भी देश की राष्ट्रीय शक्ति का मूल्यांकन जब हम करते हैं तो राष्ट्रीय चरित्र का ध्यान रखना भी आवश्यक होता है। राष्ट्रीय चरित्र के कारण जर्मनी, रूस सैन्यीकरण पर आधारित विदेश नीतियां सरलता से अपना सके, जबकि अमेरिका और ब्रिटेन ऐसा नहीं कर सकते। कारण इन दोनों देशों के लोगों का मन जो है वो सैन्यीकरण के विरुद्ध है। रूसी राष्ट्रीय चरित्र की विशेषता जो है वो उसकी अटलता, शौर्य, अडिगपन, धैर्य, विदेशियों के प्रति संदेह की भावना में देखा जा सकता है। बिस्मार्क ने रूसी कर्तव्य निष्ठा और स्थिरता के 2 उदाहरण दिए हैं, जैसे कि 1825 में जब सेंट पीटर्सबर्ग में बाढ़ आई थी तो उस बाढ़ के आने पर भी वहाँ जो रक्षा करने वाले प्रहरी थे वो अपने स्थान पर खड़े रहे, बाढ़ में बह गए लेकिन उन्होंने अपना स्थान नहीं छोड़ा। इसी तरह 1877 में शिपकी दर्रे में सैनिक अपनी जगह खड़े रहे, बर्फ में दबकर मर गए लेकिन उन्होंने अपना स्थान नहीं छोड़ा। तो इस तरीके से रूसी राष्ट्रीय चरित्र जो है वो स्थिरता, शौर्य, अटलता, धैर्य इसका प्रमाण कहा जा सकता है। हम अमेरिकी चरित्र की बात करें तो व्यक्तिगत प्रेरणा और आविष्कार की क्षमता देखी जा सकती है। ब्रिटिश लोगों में कट्टरहीनता एवं साधारण सूझबूझ को देखा जा सकता है। भारतीय चरित्र की जब हम बात करें तो अन्याय को दर्शन के आधार पर सहने की क्षमता रखता है, परंतु विषम परिस्थितियों में जूझने की अपूर्व क्षमता भी भारतीयों में देखी जा सकती है। तो जब जब किसी विशेष राष्ट्र के सदस्य व्यक्तिगत अथवा सामूहिक कार्यों में लिप्त होते हैं तब तब उनके राष्ट्रीय चरित्र का भी बोध होता है। तो इस प्रकार राष्ट्रीय शक्ति के निर्माण में राष्ट्रीय चरित्र की भूमिका को भी देखा जा सकता है। अगला आता है राष्ट्रीय मनोबल। राजनीति के संदर्भ में हम बात करें मनोबल की तो यह राष्ट्र का सामूहिक मानसिक दृष्टिकोण है जिसमें वह अपनी सरकार की नीतियों को हितकर मानकर उसका समर्थन करने को तत्पर होता है। कोई भी सरकार तब तक अपना कार्य नहीं कर सकती जब तक उसे विश्वास नहीं होता कि उसकी आंतरिक और बाह्य नीतियों को, उसके औद्योगिक, सैनिक, राजनयिक कार्यकलापों को जनता का समर्थन कितना प्राप्त है। समर्थन का जो ये अमूर्त भाव है उसी से शासन का मनोबल विकसित होता है। राष्ट्रीय चरित्र के कुछ गुण इतिहास के किसी विशेष क्षण में जनता के राष्ट्रीय हौसले में अपने आप को प्रकट करते हैं, जैसे कि अंग्रेजों की सहज जो सूझबूझ, फ्रांसीसियों का व्यक्तिवाद, रूसी लोगों की दृढ़ता जो है वो राष्ट्र के चरित्र के आधार पर इस बात का निर्णय नहीं किया जा सकता कि विशेष परिस्थितियों में किसी राष्ट्र का मनोबल क्या हो सकता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं अगर किसी राष्ट्र का मनोबल ऊंचा है तो उनको चाहे कितनी भी परेशानियां आए
अंत में सफलता मिलती है। और अगर मनोबल ऊंचा नहीं है तो चाहे आपके पास कितनी भी शक्ति हो, आप सफल नहीं हो सकते हैं। अगला राष्ट्रीय शक्ति का तत्व है नेतृत्व। नेतृत्व की अनुपस्थिति में राज्य की रचना नहीं हो सकती। दूरदृष्टि और कड़ी मेहनत वाले नेतृत्व के बिना हम कह सकते हैं कि तकनीक की भी कल्पना नहीं की जा सकती, और उसके न होने की स्थिति में राष्ट्रीय मनोबल का कोई अर्थ भी नहीं रहता। नेतृत्व जो है वो सबसे महत्वपूर्ण राष्ट्रीय शक्ति का तत्व माना गया है। इसी के आधार पर सही दिशा निर्देशन किया जा सकता है। नेतृत्व का प्रभाव जो है वो युद्धकालीन स्थिति में ज़्यादा सशक्त रूप से देखा जाता है। भूतकालीन युद्धों से सर्वथा भिन्न आज के युद्ध जो हैं वो सैनिकों के बीच नहीं बल्कि असैनिक जनसंख्या भी उसके चपेटे में आती है। आधुनिक युद्ध का प्रभाव सर्वव्यापी होने के कारण जनजीवन का प्रत्येक पहलू से प्रभावित होता है। इस स्थिति में जो भी युद्ध में संलग्न राष्ट्र होते हैं उनके लिए आवश्यक होता है कि राज्य में स्थित सभी संसाधनों की रक्षा, विकास और उसका उचित प्रयोग किया जाए। शांति काल में भी नेतृत्व की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। युद्ध काल में सफल सैन्य व्यूह रचना के रूप में नेतृत्व की भूमिका रहती है। शांति काल में कूटनीतिक कौशल के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय मंच पर नेतृत्व अपनी बात कहता है। शक्ति के सभी तत्वों का कच्चे माल की तरह उपयोग करके कूटनीतिक चातुर्य जो है वो निर्जीव तत्वों में शक्ति को समायोजित करता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि नेतृत्व वह शक्तिशाली तत्व है जो राष्ट्रीय शक्ति के अन्य तत्वों को सहयोग देता है, उद्देश्यों को प्राप्त करने में अपने ढंग से परिभाषित करता है और रणनीति के मार्ग का निर्धारण भी करता है। अगला तत्व है कूटनीति। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का संचालन विदेश नीति के द्वारा होता है। इसलिए एक सुनिश्चित, सुसंबद्ध और तर्कसंगत विदेश नीति का होना आवश्यक होता है। विदेश नीति को ठीक रीति से लागू करने का कार्य कूटनीति के माध्यम से संपन्न होता है। इसलिए कूटनीतिक कौशल भी शक्ति का आवश्यक तत्व माना गया है। यदि मनोबल राष्ट्रीय शक्ति की आत्मा है तो कूटनीति उसका मस्तिष्क कहा जा सकता है। कूटनीति का दृष्टिकोण अगर दूषित है तो उसके निर्णय गलत हैं, उसके निश्चय कमजोर हैं, तो भौगोलिक स्थिति के जितने भी लाभ हैं, खाद्य पदार्थ, कच्चे माल, औद्योगिक उत्पादन की निर्भरता, सैनिक तैयारी, सब कुछ होते हुए भी एक राष्ट्र जो है वो अपना सफलतम नतीजा नहीं दे पाएगा। तो इसलिए कूटनीति का होना भी आवश्यक है। एक राष्ट्र अन्य राष्ट्रों से पिछड़ गया हो लेकिन उसके अंदर कूटनीति अगर प्रबल है तो वह पुनः शिखर पर पहुंच सकता है। जैसे कि 1890 से 1914 के मध्य फ्रांस की स्थिति थी। 1870 में जर्मनी से परास्त होने के बाद फ्रांस जो था वो द्वितीय श्रेणी की शक्ति के रूप में रह गया था और बिस्मार्क की कूटनीति ने उसे बिल्कुल कमज़ोर स्थिति में कर दिया था। लेकिन जब 1890 में बिस्मार्क को पद से हटाया गया तो जर्मन विदेश नीति रूस से दूर होने लगी और उसने ब्रिटेन की भी परवाह करनी कम कर दी। जर्मन ब्रिटिश नीति की इन कमियों का फायदा जो था वो फ्रांसीसी कूटनीति ने उठाया। 1894 में फ्रांस ने रूस के साथ समझौता किया, 1904 और 12 में ब्रिटेन के साथ समझौता किया और अपने आप को फ्रांस ने समृद्धशाली जो मित्र थे उनको अपने मित्र राष्ट्रों के रूप में पाया और इसी कारण वो पुनः एक शक्ति के रूप में अपने आप को स्थापित कर सका। तो कूटनीति के माध्यम से भी कोई राष्ट्र जो है भले ही उसके पास शक्ति कम हो लेकिन वह कूटनीति के माध्यम से अन्य जो शक्तिशाली राष्ट्र हैं उनके साथ मैत्री संबंधों की स्थापना करके अपनी राष्ट्रीय शक्ति को मजबूत कर सकता है। अगला आता है औद्योगिक क्षमता।
किसी भी राष्ट्र की शक्ति औद्योगिक क्षमता पर भी निर्भर करती है। औद्योगिक राष्ट्र महान शक्ति भी कहलाते हैं। औद्योगिक स्तर पर परिवर्तन जो है वो शक्ति के स्तर पर परिवर्तन उत्पन्न कर देता है। अगर औद्योगिक क्षमता नहीं होती तो कच्चे माल का भी कोई महत्व नहीं होता। जैसे कि बेल्जियम को कांगो में उच्च स्तर के यूरेनियम भंडार प्राप्त हुए, लेकिन उसने अन्य राष्ट्रों की तुलना में बेल्जियम की शक्ति को किसी प्रकार से नहीं बढ़ाया, क्योंकि न तो बेल्जियम अधिकृत कांगो में ही और न बेल्जियम में ऐसा कोई औद्योगिक कारखाना था जो कि यूरेनियम के भंडारों को औद्योगिक और सैनिक प्रयोग में परिवर्तित कर सके। दूसरी तरफ अमेरिका और पूर्व सोवियत संघ में यूरेनियम प्राप्ति उनकी शक्ति में वृद्धि का परिचायक बनी, क्योंकि इन देशों में औद्योगिक कारखाने विद्यमान हैं जिससे यूरेनियम को शक्ति में परिणत करके प्रयोग में लाया जा सकता है। इसी तरह लोहे और कोयले के स्वामित्व के द्वारा अमेरिका और पूर्व सोवियत संघ ने शक्ति का संचय किया, क्योंकि उनके पास वे कारखाने हैं जो कि कच्चे माल को औद्योगिक उत्पादन में परिणत कर सकें। यानी किसी राष्ट्र की औद्योगिक क्षमता जो है वो उस राष्ट्र को शक्तिशाली बनाती है। अगला और अंतिम, सैनिक तैयारी। सैनिक तैयारी पर राष्ट्र की शक्ति की निर्भरता को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। सैनिक तैयारी का तात्पर्य होता है सैनिक संगठन की तैयारी जो कि विदेश नीति के पालन में सहारा प्रदान करने में सफल हो सके। सैनिक दृष्टि से राष्ट्र की शक्ति सैनिकों, शस्त्रों की संख्या, सैन्य संगठन के विभिन्न अंगों के वितरण पर भी निर्भर करती है। एक राष्ट्र के पास युद्ध संबंधी नए तकनीक आविष्कार की अच्छी समझ होने, उनके सैनिक नेतृत्व में युद्ध की नई तकनीकी से संबंधित व्यूह रचना व दाव पेच में विलक्षण गुण विद्यमान होने पर भी सैनिक दृष्टि से वह राष्ट्र कमजोर हो सकता है यदि उसके पास सैनिक संगठन नहीं हो। चाहे कितनी भी टेक्निक हो, लेकिन अगर सैन्य संगठन नहीं है तो उस राष्ट्र की राष्ट्रीय शक्ति में इजाफा नहीं हो सकता। इस प्रकार हमने राष्ट्रीय शक्ति के विभिन्न तत्वों का, मानवीय तत्वों और गैर मानवीय तत्वों का अध्ययन किया। राष्ट्रीय शक्ति का स्वरूप जो है वो निरंतर बदलता रहा है। एक समय में अपने राजनयिक कूटनीतिक कौशल के कारण फ्रांस नौसेना की गुणवत्ता के कारण फ्रांस नौसेना के कौशल के कारण ब्रिटेन साम्यवादी विचारधारा के कारण सोवियत संघ जो थे वो मुख्य शक्ति के रूप में रहे। शीत युद्ध के काल में अमेरिका और सोवियत संघ जो थी वो विश्व की महानतम शक्तियों के रूप में रहीं। 1990 में सोवियत संघ के पतन के बाद अमेरिका जो था वो एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था के रूप में महाशक्ति के रूप में उभर कर आया। इसके बाद अगर हम आज देखें तो चीन जो है वो शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में निकलकर सामने आ रहा है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि राष्ट्रीय शक्ति का जो स्वरूप बदल रहा है उसने भी राष्ट्रों की शक्ति में अभिवृद्धि की है।